तो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन से परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है, और उसके पश्चात हमें यह देखना था कि जो वेरिएबल्स थे उनको किस प्रकार से पृथक या सेपरेट किया जाता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से परमाणु के लिए जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो होता है 1/r²। इसको हमने कॉमन ले लिया था नेक्स्ट स्टेप में, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान देना। यहाँ अंदर d/r² del psi/del r प्लस 1/sin θ, और ब्रैकेट के अंदर पहले आएगा del θ, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर sin θ del psi/del θ प्लस 1/sin²θ, यहाँ पे del 2 psi/del phi 2, और प्लस में 8π² μ/h² e प्लस z²/r साइन इक्वल टू 0 होता है। तो यह हमारा श्रोडिंगर समीकरण था हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा आज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस समीकरण में तरंग फलन साई तीन चरों r, थीटा और फाई, इनका फलन है। इन तीन चरों का, वेरिएबल्स का फलन है श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग फलन साई। तीनों चरों के पृथक्करण के लिए यह मानते हुए कि साई r, थीटा, फाई, ये इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, r थीटा स्मॉल थीटा बड़ा फाई स्मॉल फाई फलनों का गुणनफल है। मतलब ये जो समीकरण है इसको हम ये मान के चलेंगे कि ये r स्मॉल r थीटा स्मॉल थीटा ब्रैकेट में और बड़ा फाई और ब्रैकेट में छोटा फाई, इन फलनों का गुणनफल है, जिससे जिन प्रकार से व्यक्त करते हैं इसको हमने इस प्रकार से व्यक्त कर दिया। ठीक है, वापस सुन लें। साई जो है इस समीकरण में, साई जो है किसके फलन है, r, थीटा और फाई का है। इस तरंग फलन को हम इस प्रकार से प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। मतलब साई जो है किसके प्रोडक्ट है, r, थीटा और फाई के प्रोडक्ट है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे स्मॉल r लिया है, थीटा है तो यहाँ स्मॉल थीटा लिया है, बड़ा फाई है तो यहाँ पे छोटा फाई लिया है। इस क्रम का ध्यान रखेंगे। और थोड़ा और इजी रूप में करते हैं इसको सरलीकरण के लिए, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू r, थीटा, फाई द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। थोड़ा सा सरलीकरण के लिए सफिक्स में जो भी है इसको हम हटा देंगे। ठीक है, समीकरण 2 को इस प्रकार अवकलित करते हैं जिससे समीकरण 1 की आवश्यक विभिन्न व्युत्पन्न प्राप्त हो जाए तथा उसे पुनः समीकरण 1 में ही प्रतिस्थापित कर दें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेपरेशन ऑफ जो वेरिएबल्स है, चरों का पृथक्करण जिसको बोलते हैं, इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं है। सिर्फ इसके बारे में हमको बताना है कि क्या होता है, ये सेपरेट करने के पश्चात क्या मिलता है हमको। तो बुक्स के अंदर आप कोई भी बुक्स देखोगे उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस दे रखा है इनके पृथक्करण का। मैं यहाँ आप लोगों को एक बहुत ही शॉर्ट सिंपल फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको। इतना करना तो
आवश्यक है ही, इससे और ज़्यादा हम कमी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ही हम शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि किस प्रकार से इन चरों को हम पृथक रूप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें कि समीकरण 2 को हम इस प्रकार अवकलित करते हैं जिससे समीकरण 1 के जितने भी आवश्यक व्युत्पन्न हैं, जैसे डेल साई अपॉन आर, डेल साई अपॉन डेल थीटा, तो जितने भी आवश्यक व्युत्पन्न हैं वो प्राप्त हो जाएं और उस प्राप्त मान को हम पुनः समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, सो राइट डाउन 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर की जगह हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, थीटा एंड फाई। ओके, आर है तो उसकी जगह क्या आ गया, थीटा और फाई, और यहाँ पे फिर लिखेंगे हम डी अपॉन डी आर, और अंदर आर स्क्वायर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल आर और नीचे स्मॉल आर, राइट, प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 अपॉन साइन थीटा है, थीटा का पार्ट है तो यहाँ ऊपर जो है कैपिटल आर और फाई आ जाएगा, नीचे साइन थीटा होगा, फिर डी अपॉन डी थीटा ब्रैकेट में वही साइन थीटा, डी साई है तो साई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी स्मॉल थीटा। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ तो कन्फ्यूज नहीं है, ऊपर बड़ा थीटा है नीचे स्मॉल थीटा है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस प्रकार से कैपिटल थीटा और नीचे स्मॉल थीटा, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही रहेगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे पहले क्या था, थीटा फाई आर की जगह है, आर के अतिरिक्त जो दो फलन है वो, यहाँ पे थीटा के अतिरिक्त जो दो फलन है वो, और यहाँ पे फाई के अतिरिक्त जो दो फलन होंगे वो लिखेंगे, अर्थात आर और कैपिटल थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर d2 कैपिटल फाई अपॉन डी स्मॉल फाई की 2 प्लस जो हमारा वैल्यू है वो एच इट इज 8 पाई स्क्वायर न्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर साइन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अब समीकरण 3 को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है बच्चों, इस समीकरण को मल्टीप्लाई करना है आर स्क्वायर से और विभाजित करना है हमको इसको आर थीटा फाई से। ये तो डिवाइड करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो आर स्क्वायर है ये हट जाएगा। ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, और जैसे ऊपर क्या है यहाँ पे थीटा और फाई, तो क्या बचेगा नीचे आर। ठीक है, ये ध्यान रखें बस। स्टेप पे ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा विभाजित करने पर और मल्टीप्लाई करने के पश्चात, तो यहाँ बच जाएगा इसकी जगह पर 1 अपॉन कैपिटल आर, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा ही रहेगा, डी अपॉन डी आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी आर। ठीक है, यहाँ पे इधर हट जाएंगे, बचेगा क्या, 1 अपॉन आर और फाई के अलावा थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, बाकी सेम थीटा साइन थीटा डी बड़ा थीटा अपॉन डी छोटा थीटा, बिल्कुल सेम सेम है, कोई अंतर नहीं है, प्लस
आर और थीटा है तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर फाई, 1 बड़ा फाई साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वही डी बड़ा फाई डी छोटा फाई का स्क्वायर प्लस हमारा एज इट इज 8 पाई स्क्वायर। इक्वेशन देखने में लंबा लंबा लगता है, लेकिन थोड़ा सा समझ जाओगे तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा स्टेप कैसे कैसे क्या लिखना है। नाउ आर क्या है, हमारा रेडियल वेरिएबल है। रेडियल चर आर के पदों को एक और तथा, जैसा कि आपको मालूम है आर क्या है, एक रेडियल पद है, थीटा और फाई क्या है, कोणीय पद है। तो अब हम क्या करेंगे, रेडियल पद को एक तरफ और कोणीय पद को एक तरफ लिखेंगे, LHS और RHS में। तो जो आर के पद हैं उसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो 1/r d/dr r स्क्वायर dr/dr, और कौन सा आर यहाँ पे, आर हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम अब इस प्रकार से लिखेंगे, प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ई प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। आर को हमने एक तरफ कर लिया। यहाँ हमने एक भूल करी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आर तो कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर जो है, लेकिन यहाँ पर भी आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमने क्या गलती करी, हाँ यहाँ पर आर स्क्वायर भी आएगा, अर्थात यहाँ पर आर स्क्वायर भी रहेगा। तो आर वाले पद हमने एक तरफ लिख लिए, और दूसरी तरफ हम जो कोणीय पद हैं थीटा और फाई के उसको लिख लेंगे। तो इसको हम उस तरफ ले जाते हैं RHS में, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का थीटा साइन थीटा स्मॉल d/d थीटा, अगेन साइन थीटा d बड़ा थीटा और d छोटा थीटा, और साथ ही माइनस का 1 बड़ा फाई और उसके साथ क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर d2 बड़ा फाई अपॉन d फाई 2। तो इस प्रकार से हमने LHS में आर के पद ले लिए हैं और RHS में थीटा और फाई के पद, या इसको हम कोणीय पद बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे 1 2 3, ये इक्वेशन था हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। जैसे कि आर थीटा फाई स्वतंत्र चर हैं, समीकरण नंबर 5 के प्रत्येक भागों को एक समान स्थिरांक, हमने एक यहाँ पर नया स्थिरांक ले रहे हैं, उसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये आर थीटा और फाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसको स्वतंत्र चर बोलते हैं। तो हम समीकरण नंबर 5 के प्रत्येक भागों को एक समान स्थिरांक बीटा के बराबर मानते हैं। ये क्यों मानते हैं, जिससे हम चरों को पृथक कर सकें, राइट। तो LHS को हम बीटा के बराबर मानेंगे, और इसी प्रकार से RHS को भी हम बीटा के प्रकार इक्वल मानते हैं। स्थिरांक दोनों हमारा कॉमन है। हम ये बोल सकते हैं कि लेट LHS इज इक्वल टू बीटा एंड RHS इक्वल टू बीटा कह सकते हैं, क्योंकि LHS और RHS एक दूसरे के बराबर है। तो हम ये मान लेते हैं कि LHS भी बीटा के बराबर है, RHS भी बीटा के बराबर है, ओके।
तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पद है ये, इसको हम बीटा के बारे में लिखेंगे, अर्थात 1/r d/dr r स्क्वायर dr/dr प्लस 8 पाई स्क्वायर न्यू r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर e प्लस जेड स्क्वायर अपॉन r, दिस इज इक्वल टू बीटा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 6, और इसको बोलेंगे हम रेडियल समीकरण, रेडियल समीकरण। ठीक है, ये होगा हमारा रेडियल इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 6 जो है रेडियल इक्वेशन कहलाएगा। आर के पद वाला है, इसको रेडियल बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो RHS में था वो था 1/थीटा साइन थीटा d/d थीटा, फिर साइन थीटा d बड़ा थीटा अपॉन d छोटा थीटा, प्लस 1/बड़ा फाई साइन स्क्वायर थीटा d2 बड़ा फाई अपॉन d स्मॉल फाई 2, दिस इज इक्वल टू किसको आ जाएगा, माइनस बीटा के। माइनस को हमने कॉमन ले लिया था, तो ये तो हो जाएगा प्लस, और जो माइनस मल्टीपल में था उसको हमने माइनस बीटा कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 7, और इसको बोलेंगे हम, जिसके ऊपर था कोणीय समीकरण, ये रेडियल समीकरण, ये हो जाएगा एंगुलर या कोणीय समीकरण, कोणीय इक्वेशन, एंगुलर इक्वेशन। ठीक है, थीटा और फाई को पृथक करने के लिए समीकरण 7 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें कैसे, बस थोड़ा सा स्टेप पर ध्यान रखिए कि हमको कौन सा किस स्टेप पे क्या करना है, उसके बाद आपको अपने आप ही ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हमने जैसा कि बोला कि समीकरण 7 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है। ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करना है हमको साइन स्क्वायर थीटा से। तो क्या मिलेगा हमको, क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, थीटा और फाई को अलग अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए। तो साइन स्क्वायर थीटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नीचे साइन थीटा है तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे है क्या है थीटा बड़ा वाला, अगेन d/d थीटा, जो बचेगा ब्रैकेट में वही साइन थीटा d बड़ा थीटा अपॉन d छोटा थीटा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/, बड़ा फाई d2 बड़ा फाई अपॉन छोटा फाई 2, एंड दिस इक्वल टू क्या था हमारा माइनस बीटा, मल्टीप्लाई किससे क्या था साइन स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ भी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसको हम लिख सकते हैं, ये टर्म किसका है, थीटा टर्म है, ये टर्म भी अब क्या हो गया थीटा का टर्म हो गया, ये टर्म है हमारा फाई का, तो हम थीटा थीटा टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और फाई को अलग लिखेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या हो जाएगा, सेम यही साइन थीटा अपॉन थीटा d/d थीटा साइन थीटा d बड़ा थीटा अपॉन d छोटा थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/5 d2 फाइव अपॉन d फाइव 2। ये इक्वेशन हमें मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर लिख देंगे हम 8। ठीक है, तो जैसा भी हमने
पिछले जो इक्वेशन नंबर था हमारा कौन सा इक्वेशन नंबर था हमारा वो जिसके अंदर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे पुनः हम एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कोई भी एक स्थिरांक के बराबर मान देंगे। एल एच एस में हमारा थीटा के पद है, आर एच एस में हमारा फाई के पद में है, तो हम एक अन्य स्थिरांक के बराबर इनको मान देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पुनः थीटा और फाई को पृथक करने के लिए दोनों भागों अर्थात एल एच एस को और आर एच एस को एक समान स्थिरांक, हमने यहाँ पे जो एक समान स्थिरांक लिया है वो लिया है एम स्क्वायर के बराबर मानते हुए अलग अलग करेंगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है आपका साइन थीटा अपॉन थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा डी बड़ा थीटा अपॉन डी छोटा थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको मान लिया हमने एम स्क्वायर। और इसी प्रकार से ये आपके यहाँ से हम उधर ले गए तो माइनस का होगा, करेक्शन कर लेना। इसी प्रकार से 1/5 d2 अपॉन d2 इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर चाहे तो इसको कर लो आप 9 और इसको कर लो 10। ठीक है, अतः हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से परमाणुओं के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण को 3 समीकरणों, समीकरण नंबर आई थिंक जहाँ जहाँ आपने इसको सेपरेट किया है वो है, एक तो समीकरण नंबर हो गया आपका 9, 10 और उसके अलावा जो समीकरण नंबर था आपका कौन सा है ये रेडियल समीकरण, वो शायद समीकरण नंबर 6 होगा, देख लीजिएगा। रेडियल समीकरण और ये जो लास्ट के 2 समीकरण में क्रमशः आर थीटा और फाई के रूप में पृथक किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आपके थीटा के रूप में, ये हो गया फाई के रूप में, और समीकरण नंबर 6 जो था वो आर के रूप में पृथक कर लिया गया था। स्टूडेंट्स एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे कि हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए या हाइड्रोजन के लिए हमने जो निर्देशांक बीटा लिया था ये होता है l+1 के बराबर, l+1 के बराबर होता है। और यहाँ जो है l जो है वो होता है 0 या एक पूर्णांक होल नंबर, और कुल मिलाकर हम ये लिख सकते हैं कि l जो है वो होगा 0, 1, 2, 3 100। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो इस तरह बीटा है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन से परमाणु के लिए उसका मान इस प्रकार से होता है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पृथक्करण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो है बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा छोटा आप नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इतना तो आप करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहाँ आपको किस स्टेप पे क्या करना है। थैंक यू।